कभी ऐसा हुआ है कि कोई हल्की सी खुजली हो और आप उसे जितना नजरअंदाज करने की कोशिश करें वो उतना ही परेशान करती है? हाँ बिल्कुल। या फिर दांत में एक धीमा सा दर्द जो रात को सोने नहीं देता? उफ, हाँ। ये छोटी छोटी चीजें हमें दिखाती हैं कि कैसी शरीर की एक मामूली सी तकलीफ भी हमारे पूरे वजूद पर हावी हो सकती है। सही बात है। आज हमारे पास एक ऐसा ही विषय है जो इन गहराइयों में उतरता है। हमारे सामने होम्योपैथी की दुनिया से जुड़ा एक पुराना दस्तावेज है। अच्छा। ये मिजेरियम नाम के एक पदार्थ की कहानी बताता है, लेकिन हम इसे सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। तो फिर कैसे देखेंगे? इसे एक जासूसी केस की तरह सोचते हैं। हमारे पास सुराग हैं, एक अजीब सा व्यक्तित्व, कुछ बहुत ही परेशान करने वाले शारीरिक लक्षण और कुछ खास पैटर्न। दिलचस्प। हमारा मिशन है इन सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। तो चलिए इस रहस्यमयी किरदार को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये दस्तावेज किस तरह के इंसान की बात कर रहा है? यहाँ जो तस्वीर खींची गई है वो बड़ी अजीब है। इसमें कहा गया है कि ये उपाय हल्के बालों वाले, अनिश्चित स्वभाव के और शांत प्रकृति यानी फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट के व्यक्तियों के लिए। ओके। अब ये शांत प्रकृति या फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ शांत रहना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। फ्लेगमेटिक का मतलब सिर्फ शांत या धीमा होना नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान की जीवन ऊर्जा या वाइटल एनर्जी बहुत कम होती है। अच्छा। वो बाहरी तौर पर शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो हर चीज के प्रति उदासीन या एपैथेटिक होता है। उदासीन? मतलब किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं? बिल्कुल, ना कोई खुशी ना कोई दुख, एक तरह की भावनात्मक सुन्नता कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब बाहर से शांत और अंदर से बिल्कुल खाली। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखा। क्या? दस्तावेज एक तरफ तो कहता है कि व्यक्ति हर चीज के प्रति उदासीन है, लेकिन अगली ही लाइन में लिखा है कि वो छोटी छोटी बातों और हानि रहित चीजों पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन जल्द ही इसके लिए पछतावा भी करता है। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। कोई इतना उदासीन होकर अचानक भड़क कैसे सकता है? यही तो इस तस्वीर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये विरोधाभास ही इसकी कुंजी है। कैसे? आप एक सोडा की बोतल की कल्पना कीजिए जिसे बहुत जोर से हिलाया गया हो। ठीक है। बाहर से वो बिल्कुल शांत और स्थिर दिखती है, लेकिन अंदर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। हाँ। जैसे ही आप ढक्कन को जरा सा खोलेंगे, एक जोरदार विस्फोट होगा। इस व्यक्तित्व की हालत भी कुछ ऐसी ही है। मतलब बाहर की शांति एक मुखौटा है? बिल्कुल। अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी का दबाव बन रहा है, जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रहा, और फिर किसी छोटी सी हानि रहित बात पर वो दबाव फट पड़ता है। वाह, ये सोडा बॉटल वाली मिसाल तो कमाल की है। तो ये गुस्सा एक तरह का प्रेशर रिलीज है लगता है। उदासीनता, फिर अचानक विस्फोट और फिर अपराध बोध, ये तो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होगा। बिल्कुल। ये एक आंतरिक संघर्ष की कहानी है, जहां इंसान अपनी ही भावनाओं के जाल में फंसा हुआ है। न तो वो अपनी भावनाओं को ठीक से महसूस कर पाता है और न ही उन्हें व्यक्त कर पाता है। तो अगर अंदर इतना बड़ा तूफान चल रहा है, तो ये शरीर पर कैसे असर डालता है? क्योंकि इस दस्तावेज में त्वचा के बारे में जो बातें लिखी हैं, वो सच कहूं तो किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसी लगती हैं। हाँ, वो काफी ग्राफिक है। इसमें लिखा है, सिर मोटी चमड़े जैसी पपड़ी से ढका होता है, जिसके नीचे गाढ़ा और सफेद मवाद इकट्ठा होता है। और ये और भी भयानक हो जाता है जब ये कहता है कि कुछ समय बाद मवाद बदबूदार हो जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आखिर ये किस तरह की स्थिति है? ये बहुत ही गंभीर और पीड़ादायक स्थिति का वर्णन है। और यहाँ भी हमें वही अंदर के दबाव का बाहर फटना वाला पैटर्न दिखाई देता है। अच्छा। सोचिए, त्वचा हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत है। ये दस्तावेज बता रहा है कि जो सड़ांध और संक्रमण शरीर के अंदर है, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि वो त्वचा को फाड़कर बाहर निकल रही है। वो मोटी चमड़े जैसी पपड़ी एक ढक्कन की तरह है, और उसके नीचे का मवाद वही दबाव है जो हमने मानसिक स्थिति में देखा था। मतलब मानसिक बेचैनी और त्वचा की ये भयानक हालत, ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। काफी हद तक हाँ, ये स्रोत इसी तरह का संबंध बनाता दिखता है। और ये पैटर्न सिर्फ सिर तक ही सीमित नहीं है। और कहाँ है? दस्तावेज में शरीर पर होने वाले छालों मतलब अल्सर्स का भी जिक्र है, जहां मोटी पीली सफेद पपड़ी के नीचे गाढ़ा पीला मवाद जमा होता है। तो वही पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है। एक मोटी परत और इसके नीचे दबा हुआ स्राव। बिल्कुल। और इन छालों के आसपास की स्थिति भी कुछ कम नहीं है। लिखा है, छालों के चारों ओर फफोले दिखाई देते हैं, जिनमें बहुत तेज खुजली होती है और आग जैसी जलन होती है। और उसके चारों ओर एक
चमकदार आग जैसी लालिमा भी होती है। ये आग जैसी जलन और आग जैसी लालिमा शब्द बहुत कुछ कहते हैं। ये कोई शांत समस्या नहीं है, ये एक बहुत ही सक्रिय और आक्रामक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। ये शब्द आग, जलन, असहनीय खुजली, ये सब एक तीव्र पीड़ा की ओर इशारा करते हैं। शरीर बस चुपचाप सह नहीं रहा है, वो चीख रहा है। और ये पीड़ा रात में और भी बढ़ जाती है। हाँ, बिस्तर की गर्मी उसे और भड़का देती है। छूने से तकलीफ और बढ़ जाती है। शरीर जैसे किसी भी बाहरी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसमें एक बच्चे का उदाहरण भी दिया गया है जो दिल दहला देने वाला है। हाँ, वो बहुत मार्मिक है। बच्चा लगातार अपना चेहरा खरोचता है, जो खून से लथपथ हो जाता है, दाने नम होते हैं, खुजली रात में और बढ़ जाती है। ये पढ़कर उस बच्चे की बेबसी और माता पिता की पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि इन पुराने दस्तावेजों में सिर्फ सूखी जानकारी नहीं, बल्कि इंसानी तकलीफों का ब्यौरा छिपा है। वो बच्चा अपनी खुजली से इतना परेशान है कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमने देखा कि समस्या मन में है और वो त्वचा पर बहुत ही भयानक तरीके से फूट रही है। लेकिन क्या ये समस्या शरीर में और भी गहरी जाती है? क्या ये हड्डियों तक पहुंचती है? हाँ, और यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये दस्तावेज सिर्फ सतह की बात नहीं करता, ये नींव तक जाता है। नींव तक? इसमें खास तौर पर लंबी हड्डियों में सूजन और दर्द का जिक्र है, जैसे कि पैरों की शिन बोन या हाथों की हड्डियां। अच्छा, और दांतों के बारे में भी कुछ बहुत अजीब बातें लिखी हैं। दर्द सड़े हुए दांतों में होता है। और दर्द का हर्ट भी बड़ा अजीब है। दांत लंबे महसूस होते हैं, जैसे वे मसूड़ों से बाहर आ रहे हों। हाँ, ये बहुत विशिष्ट लक्षण है। और त्वचा की खुजली की तरह ही ये दर्द भी रात में बढ़ जाता है। और उस दर्द से आराम पाने का तरीका और भी ज्यादा अजीब है। क्या? दस्तावेज कहता है कि मुंह खोलकर हवा अंदर खींचने से दर्द में राहत मिलती है। ये एक बहुत ही अनोखा और क्या कहते हैं विशिष्ट सुराग है। लेकिन हड्डियों के दर्द के पीछे की वजह क्या हो सकती है? स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? ये कुछ ऐतिहासिक संदर्भ देता है जो उस समय की चिकित्सा पद्धतियों पर रोशनी डालते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि ये दर्द पारे यानी मर्क्यूरी के दुरुपयोग के बाद या यौन रोगों वेनेरियल डिजीजेस के बाद हो सकता है। पारे का दुरुपयोग? हाँ, ये जानना जरूरी है कि उस दौर में पारा और उसके यौगिकों का इस्तेमाल कुछ बीमारियों, खासकर सिफिलिस जैसी यौन बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था। ओह, तो ये दस्तावेज शायद उन इलाजों के भयानक दुष्प्रभावों को एक अलग बीमारी के पैटर्न के रूप में देख रहा था। ऐसा लगता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और क्या हड्डियों के दर्द का पैटर्न भी त्वचा की समस्याओं जैसा ही है? बिल्कुल वही पैटर्न है। हड्डियों की बाहरी परत, जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं, उसमें होने वाला दर्द रात में बिस्तर में हल्के से छूने पर और नम मौसम में बढ़ जाता है। देखिए, समानताएं कितनी साफ हैं। रात का समय, बिस्तर की गर्मी और हल्का सा स्पर्श। यही वो तीन चीजें हैं जो त्वचा की खुजली को भी असहनीय बना देती हैं और हड्डियों के दर्द को भी। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर ही अति संवेदनशील, मतलब हाइपर सेंसिटिव हो गया है। तो अगर हम अपने जासूसी केस के सुरागों को एक साथ रखें तो हमारे पास क्या है? बताइए। एक ऐसा इंसान जो अंदर से बेचैन और गुस्से में है पर बाहर से शांत दिखता है। ये अंदरूनी दबाव त्वचा पर भयानक फोड़े और मवाद के रूप में फटता है। सही। और ये समस्या सिर्फ सतह पर नहीं, बल्कि हड्डियों की गहराई तक मौजूद है। और इन सभी तकलीफों के दुश्मन एक ही हैं: रात, ठंड या बिस्तर की गर्मी और स्पर्श। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये एक बहुत ही सुसंगत तस्वीर है। और कोई अनोखा सुराग? हाँ, एक और अनोखा सुराग है जो स्रोत हमें देता है। इसमें लिखा है, जनवरी या फरवरी में होने वाली महामारियां अक्सर मिजेरियम की मांग करती हैं। क्या? ये तो वाकई बहुत अजीब है ना? ये एक बहुत ही विशिष्ट दावा है जो इस उपाय को साल के एक खास समय से जोड़ता है। और अंत में तुलना के लिए कुछ और उपायों के नाम दिए गए हैं, जैसे कॉस्टिकम, ग्वाएकम, फाइटोलैक्का और रास्टॉक्स। हाँ, शायद ये बताने के लिए कि इन मामलों में भी कुछ ऐसे ही लक्षण मिल सकते हैं। हाँ, ये दूसरे जासूसों को केस फाइल देते हुए बताने जैसा है कि इन संदिग्धों पर भी नजर रखना। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मिजेरियम की ये कहानी सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक गहरे आंतरिक संघर्ष की कहानी है जो शरीर पर बहुत ही हिंसक तरीके से जाहिर होती है। बिल्कुल। अगर हम एक बड़ी तस्वीर देखें तो ये स्रोत हमें क्या बता रहा है?
ये एक ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहा है जहां समस्या शरीर की नींव में है, हड्डियों में, शायद व्यक्तित्व की बनावट में। लेकिन उसका असर दीवारों पर दिख रहा है, यानी त्वचा पर। हाँ, और ये असर कोई मामूली दरार नहीं है। ये दीवारों से प्लास्टर उखड़ने और अंदर से सड़ांध बाहर आने जैसा है। ये एक गहरी, पुरानी और पीड़ादायक समस्या का चित्र है। तो इस पूरी जानकारी को समझने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली क्या बात हो सकती है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प विचार है। इस दस्तावेज में 2 जगहों पर बीमारियों के संभावित कारण बताए गए हैं, पारे के दुरुपयोग के बाद और एक जगह टीकाकरण के बाद। अब किसी भी तरह की बहस में पड़े बिना ये हमें एक अलग समय के चिकित्सा जगत में ले जाता है। मतलब उस दौर में डॉक्टर और मरीज अपने अनुभवों के आधार पर चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे देख रहे थे कि एक मेडिकल हस्तक्षेप के बाद शरीर में कुछ दीर्घकालिक बदलाव आ रहे हैं। अच्छा, यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि स्वास्थ्य और बीमारी में कारण और प्रभाव को लेकर हमारी समझ समय के साथ कैसे बदलती है। सही बात है। आज हम जिन चीजों को बीमारी का कारण मानते हैं, क्या 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी उन्हें भी उतना ही पुराना और अजीब मानेगी जितना आज हमें पारे का दुरुपयोग लगता है? ये इतिहास हमें विनम्रता सिखाता है।